सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 500 क्वेश्चंस ऑफ एनडीए फिजिक्स फॉर 2026। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 500 क्वेश्चन तक हम करेंगे, ठीक है। मतलब 500 एग्जैक्टली 500 नहीं, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एनडीए फिजिक्स से। और ये मैं बताना चाहता हूं कि हम थोड़ा चैप्टर वाइज लेके चलेंगे। तो पहला जो पोर्शन है वो पूरा मैकेनिक्स का पोर्शन है, ठीक है। तो मैकेनिक्स के आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। एनडीए फिजिक्स में मैकेनिक्स वाला पार्ट, उसके हम क्वेश्चंस आज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स आर इन अ क्यूबिक मीटर्स, ठीक है। क्या बोला है, क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब को किसमें कन्वर्ट करना है, आर इन मीटर क्यूब। किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब। तो कई सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आज आपका ये कंफ्यूजन खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं बताने वाला हूं अच्छे से इसको। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करते हैं, हम 100 से डिवाइड करते हैं। ये आपने सुना होगा, हम 100 से डिवाइड करते हैं, या फिर 100 से डिवाइड करते हैं। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं कि 10 टू दी पावर 2 है ना, 10 टू दी पावर 2 से हम डिवाइड करेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर। ऐसे ही अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें चेंज करना है मीटर स्क्वायर में, ये एरिया की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से अगर हमें इसको ऐसे चेंज करना है तो हमें डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर 2 की होल पावर, कौन सी पावर लगा दी हमने फिर, 2। तो ये कितना आ जाएगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा 10 टू दी पावर 4 से, 10 टू दी पावर 4 से। इसके बाद अगर हमें पूछे कि सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करना है मीटर क्यूब में, तो हमने क्या किया था, 10 टू दी पावर 2 की होल पावर 2। अभी क्या कर देंगे, 10 टू दी पावर 2 की होल पावर, और ये डिवाइड हो रहा है 10 टू दी पावर 2 की होल पावर। यहां पर 2 लिखा है स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में, यहां पर क्यूब से क्यूब में, है ना। तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3। तो यह आ जाएगा 10 टू दी पावर 6। तो हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 टू दी पावर 6 से। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर यह पूछा है आर इन क्यूबिक मीटर्स। अच्छा, तो यहां पर बोला है क्यूबिक सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को हमें 1 मीटर क्यूब में चेंज करना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब को हमें कितने में चेंज करना है, 10 टू दी पावर सॉरी 1 मीटर क्यूब में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 टू दी पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 टू दी पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 10 टू दी पावर 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर -6 मीटर, सॉरी 10 टू दी पावर 6 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 टू दी पावर -6 मीटर क्यूब, या फिर 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना बोल सकते हैं, 10 टू दी पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम 1 मीटर क्यूब लिखेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। अब अगर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में पूछे, इजीली कर लोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बार पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा। If the distance s covered by a moving car in rectilinear motion with a speed v is 1 second, time is 1 second था, ठीक है, is given by s equals to vt होना चाहिए था, यहाँ पे हल्की सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, s equals to vt, then the car undergoes
स्पीड, रेक्टिलिनियर स्पीड v और टाइम t होगा, यहां पर भी हल्की सी मिस्टेक, टाइम t इज गिवन बाई s इक्वल्स टू vt, ये s इक्वल्स टू vt लिखा है, ठीक है। देन द कार अंडरगोज, तो यहां पर क्या बोला है, एक कार है जो डिस्टेंस s कवर करती है, मूविंग रेक्टिलिनियर मोशन। अब यहां पर जो रेक्टिलिनियर मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, तो रेक्टिलिनियर मोशन होता है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी लाइन में मोशन करे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या सेम होगा ये पूछा है, अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसमें से हम कौन सा कंक्लूजन दे सकते हैं, तो सबसे पहला है अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो क्या इसके पास एक्सेलरेशन होगा, अगर हमारे पास यहाँ पर कार उन्होंने बोला है, एक कार चल रही है बिल्कुल सीधी लाइन में, तो इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। इसके एक्सेलरेशन के बारे में हम कुछ बोल सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा या नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। एक्सेलरेशन के बारे में हम यहां से कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इन दोनों के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। इसके बाद बोला है अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब आती है भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब आती है, जब हमारे पास क्या हो, स्पीड कांस्टेंट हो, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्शन हो, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन हो। तो एस डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग कार और रेक्टिलिनियर मोशन विद द स्पीड ऑफ v, स्पीड ऑफ v बोला है, यहां पर ऐसा नहीं बोला है कि स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है ये यहां पर गिवन नहीं है, ठीक है। तो अगर स्पीड चेंज भी हो रही होती, कांस्टेंट भी हो सकता है, सॉरी, यहां पर स्पीड कांस्टेंट भी हो सकती है और चेंज भी हो सकती है, ये दोनों चलेगा। पर एक चीज बिल्कुल नहीं चलेगी कि डायरेक्शन अगर नहीं है, तो अगर डायरेक्शन नहीं है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर डायरेक्शन हमेशा एक है, बाकी स्पीड कांस्टेंट है या चेंज है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अच्छा, यहाँ पर v के बारे में, अच्छा, पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए। एक मिनट, यहाँ पर हल्का सा चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर v बोला है, यहाँ पर ये नहीं बोला है कि v चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is represented by a straight line parallel to the time axis in a distance time graph, then the object undergoes. If the motion of an object represents by a straight line parallel to the time, अच्छा ठीक है, हमारे पास एस टी ग्राफ है, हमारे पास एस और टी ग्राफ है, और क्या बोला है, रिप्रेजेंट बाय अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल हमारे पास एक लाइन है, मतलब ऐसा हमारे पास ग्राफ बन रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका क्या मतलब होगा, टाइम के साथ जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट है ना। यहां पर अगर हम 1 सेकंड ले लें, यहां पर हम 2 ले लें, यहां पर हम 3 लें, 4 सेकंड लें, तो हर टाइम पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम 5 बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 बोल सकते हैं, 5 आ रहा है। थर्ड वाले सेकंड पर भी 5, फोर्थ वाले सेकंड पर भी 5। तो हर पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, मतलब बॉडी रेस्ट पे है, मतलब बॉडी रेस्ट पर है।
अ जीरो वेलोसिटी मोशन। ठीक है, तो यहां पर जो डी होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। जीरो वेलोसिटी मतलब क्या होता है? जीरो वेलोसिटी मतलब होता है रेस्ट पे। ठीक है, जीरो वेलोसिटी मतलब रेस्ट पे। तो अगर हमारे पास ऐसा ग्राफ आता है तो इसको हम बोलते हैं कि बॉडी रेस्ट पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ इंपल्स इज द सेम एज दैट ऑफ। अच्छा, इसमें से ये बताना है कि जो इंपल्स की हमारे पास डायमेंशन है वो इसमें से कौन से डायमेंशन से मैच करती है। तो एक बार जरा इंपल्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। इंपल्स काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसका डायमेंशन, इसका फॉर्मूला हर बार पूछा जाता है। तो इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। और फोर्स की डायमेंशन अगर हमें निकालनी है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को हम लिखते हैं m। और अगर a की डायमेंशन भी हमें नहीं पता है तो a की डायमेंशन हो जाएगी v अपॉन में t। तो यहां से v की डायमेंशन, अब हमें v की डायमेंशन भी पता लगानी पड़ेगी। तो v क्या होता है? s अपॉन में t। s को लिखते हैं हम l से और टाइम को लिखते हैं हम t से। तो ये हो जाता है एल टी माइनस वन। एल टी माइनस क्या हो जाता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी की जगह पर ये लिख देंगे एल टी माइनस वन और नीचे आया टी। तो जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई वो हो जाएगी एल टी माइनस टू, है ना? ये टी ऊपर चला जाएगा, एल टी माइनस टू। तो अब यहां पर एक्सेलरेशन की लगा देते हैं एल टी माइनस टू। तो यहां से फोर्स की डायमेंशन क्या आ गई? एम एल टी माइनस टू। और ये फोर्स की डायमेंशन आपको याद ही होनी चाहिए, एम एल टी माइनस टू। और इनटू टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होगी? बस टी। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? एम एल टी, ये प्लस वन है, ये माइनस टू है, तो ये माइनस वन हो जाएगा। एम एल टी माइनस वन। तो ये हमारे पास इंपल्स की क्या आ गई? डायमेंशन आ गई। अब हमें यहां से पता करना है कि ये किसके साथ मैच कर रहा है। तो प्रेशर का देख लेते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स हमारे पास होता है एम एल टी माइनस टू, मैंने बोला था ये याद होना चाहिए। और एरिया हमारे पास होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? साइड का स्क्वायर, सॉरी ये तो सिर्फ उसके लिए हो जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया का हो जाता है। तो मतलब इसका लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, है ना? दोनों लेंथ होती है, लेंथ इंटू बेस, और दोनों है क्या? लेंथ। तो लेंथ का स्क्वायर लिख दिया। तो एक लेंथ कट गई, बचा क्या? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो क्या ये मैच कर रहा है? नहीं, ये मैच नहीं कर रहा है। इसके बाद हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अगर मैं याद दिलाऊं आपको, अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। एम वी आर, मैं यहां पर बता रहा हूं फॉर्मूला। एम वी आर होता है, एम है हमारा मास और v हमारी होती है वेलोसिटी और r हमारी फिर से लेंथ। तो क्या ये मैच कर रहा है? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो नहीं, ये भी मैच नहीं कर रहा है। ये हमारा था क्या? एंगुलर मोमेंटम। फिर उसके बाद आता है वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा भी होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। फोर्स का हमारे पास आया एम एल टी माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट का आ जाएगा सिर्फ एल, और कॉस थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये वर्क के साथ भी नहीं है, सेम। इसके बाद आता है हमारा लीनियर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम था और ये हमारा नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू एम इंटू वी। ठीक है, तो ये होता है m और v की हमने अभी अभी बात करी, v का क्या आया था? एल टी माइनस वन। तो एम एल टी माइनस वन। तो ये इसका सेम आ गया। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? लीनियर मोमेंटम। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये डायमेंशन का खेल आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा, एक तो आएगा ही। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अ फोर्स वेक्टर एफ इफेक्टिंग, अच्छा
हल्की सी यहाँ पर भी मिस्टेक, फोर्स F acting on an electric charge Q in presence of an electromagnetic field moves the charge parallel to the magnetic field with velocity vector v. The vector F is equal to where E and B are electric field and magnetic field respectively acting on a electric charge. ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, बोला है एक चार्ज हमारे पास Q है और इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड भी। अरे भाई ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा है और मैग्नेटिक फील्ड भी लगा है। इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा है और मैग्नेटिक फील्ड भी लगा है और मूव कर रहा है उसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, और एक चीज और बोली विद v द वेक्टर f इज इक्वल टू, अच्छा और एक चीज और बोला है द मूव्स विद द चार्ज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, हमारे ये Q चार्ज है, इस तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, इसी तरफ हमारी वेलोसिटी भी हो रही है चार्ज की वेलोसिटी भी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ मान ले, अंदर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ जा रही है और चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है। ठीक है, बोला क्या है द वेक्टर F इज इक्वल्स टू, तो यहां पर एक कंसेप्ट आता है, इसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। F इक्वल्स टू लॉरेंज फोर्स क्या होता है, व्हेन अ चार्ज is in electromagnetic field, electromagnetic field, और आई होप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप समझ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो। तो ऐसे में अगर चार्ज मिला तो उस चार्ज पर क्या फोर्स लगती है, तो वो फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q क्रॉस V, सॉरी Q V क्रॉस B। ठीक है, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला है। ये फोर्स लगती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में हमारा चार्ज होता है, तो फोर्स क्या लगती है, E प्लस Q V क्रॉस B। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, चलो हल्की सी गलती हो गई फॉर्मूले में, Q बाहर होता है और अंदर बचा है E प्लस Q क्रॉस, Q क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार, V क्रॉस B। V क्या है यहां पर, स्पीड ऑफ चार्ज, Q क्या है चार्ज और E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जरा देखते हैं, यहां पर एक कंडीशन उन्होंने बोली मूव्स द चार्ज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो यहां से जरा V क्रॉस B क्या आएगा, V क्रॉस B क्या होता है, A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा VB साइन थीटा। और थीटा इन्होंने क्या बोल दिया, पैरेलल है। पैरेलल मतलब या तो 0 डिग्री या तो, एंड क्यों लिख रहा हूं, और 180 डिग्री, या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। तो यहां से V क्रॉस B क्या आ जाएगा, VB साइन 0 या तो VB साइन 180। अब साइन 0 या साइन 180 ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, 0। यहां पर बीच में और लगा देते हैं, तो ये 0 और 0, तो ये दोनों के दोनों क्या आने वाले हैं, 0। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या आने वाला है, 0, और जो टोटल फोर्स आ जाएगी वो क्या आ जाएगी,
Q इंटू ई, ये अंदर वाला सारा पोर्शन जीरो, तो जो फोर्स आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, Q इंटू ई। तो यहां से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, Q इंटू बी, सॉरी Q इंटू, सॉरी बी नहीं ई, Q इंटू ई। तो यहां पर हमारे पास Q इंटू वैक्टर ई लिखा है, तो ये हमारी फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये फॉर्मूला याद रखना, इसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, और वहां पर थोड़ा वेक्टर का यूज हुआ, ए बी, ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट का वहां पर यूज हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिर से एक बार ट्राई कर लेना आप। टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मास m एंड 4m, हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक का मास है m, दूसरे का मास है 4m, एक का मास m, दूसरे का मास 4m, रिस्पेक्टिवली आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम। इक्वल लीनियर मोमेंटम है, मतलब इसका लीनियर मोमेंटम आपको याद होगा p होता है, और ये p तो ये mv, और ये 4m, p इक्वल्स टू 4m इंटू v। इनकी वेलोसिटीज अलग अलग होंगी, तो इसको हमने v1 बोल दिया, इसको हमने v2 बोल दिया। ठीक है, respectively are moving with equal linear momentum, the ratio of kinetic energy between A and B। तो ratio of kinetic energy between इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी में क्या रेशियो होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², 1/2 mv²। अब यहां पर ये है कि इन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, और यहाँ पर हमारे पास मोमेंटम भी नहीं आ रहा है। तो यहां से अगर हम मोमेंटम निकालना चाहिए, वैसे तो आपको p²/2m ये याद होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, p²/2m, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। के एम क्यू लिख दिया मैंने, के ई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m, वैसे ये याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो यहां से डिराइव कर सकते हैं, पर वैसे मैं कहूंगा कि याद ही कर लेना, तो वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। ऊपर नीचे हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे हमने इस वाले फॉर्मूले में हमने ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1/2 m² और v², और नीचे क्या बचेगा m, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 ये हो जाएगा p², और नीचे बचा m, तो p²/2m ये आ गया। ठीक है, हाँ, तो अब इन्होंने बोला है टू ए एंड बी हैविंग मासेस m and 4m respectively are moving with equal linear momentum, the ratio of kinetic energy between a and b। तो काइनेटिक एनर्जी बिटवीन a and b क्या हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 1 निकालने अगर हम, तो फॉर्मूला क्या है, p²/2m, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, p²/2 इंटू, और m की वैल्यू क्या है, बस m ही है, m की वैल्यू सिर्फ m है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 1, यहां से काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जाएगा, p², p में तो कोई चेंज नहीं है ना, p इन्होंने क्या बोला, दोनों का सेम है, p²/2 और m, यहां पर m कितना है, 4m, 4 कैपिटल M था ये, और ये भी कैपिटल M था, कैपिटल M ही है ना, नहीं दोनों स्मॉल m है, मैंने यहाँ पर कैपिटल M लिख लिया, 4 स्मॉल m कर देते हैं, 4 स्मॉल m, और ये हो जाएगा 4 स्मॉल m। तो ठीक है, इनको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल्स टू p²/2m, बस ये इतना ही आ रहा है। और दूसरा काइनेटिक एनर्जी 2 p²/4 दूनी 8m। तो पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिटवीन a एंड b, a एंड b बोला है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 क्या है, काइनेटिक एनर्जी a, और ये काइनेटिक एनर्जी b। तो एक बार काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 कर देंगे, इनका रेशियो निकालना है हमें, तो ये है p²/2m, p²/2m, और नीचे क्या है, p²/8m, p²/8m। इसको आगे सॉल्व करते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं। तो क्या क्या आया था भाई, p²/2m अपॉन में p²/8m, तो यहां मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई,
तो पी स्क्वायर इंटू हो जाएगा 8m और नीचे आ जाएगा पी स्क्वायर इंटू 2m। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर मर गया, m से m मर गया, ये आ गया 8 अपॉन में 2 और ये कट जाएगा 2 4 जार 8 और 2 1 जार 2 तो 4 अपॉन में 1। तो रेशियो हमारे पास क्या आ गया 4:1। रेशियो क्या आ गया 4:1। तो देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन में है या नहीं। ठीक है, तो ऐसा है हमारे पास 4:1। ठीक है, a अपॉन बी। देखो अब यहाँ पर 1:4 भी था, पर हमें क्या करना था बिटवीन a एंड b, तो हमें a अपॉन b करना पड़ेगा। a अपॉन b करेंगे तो हमें क्या मिला 4/1, तो वो 4:1 होगा। उल्टा करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। a और b बोला है तो a को ऊपर लिखना है, b को नीचे लिखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई कर लीजिए। A force applied on a body is represented as vector F equal to 6i cap minus 8j cap plus 10k and accelerates it at 1 meter per second square. The mass of the body is, अच्छा मास निकालना है और हमें, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू ए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू ए, और यहां पर ये वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स लिखना पड़ेगा। तो f की वैल्यू दी है, फोर्स की वैल्यू कितनी है 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर इसकी वो नहीं दी है कि कौन कौन से मतलब कौन कौन से एक्सिस पे है एक्स वाई जेड में। जैसे फोर्स तो दिया है एक्स वाई जेड तीनों में है, हमारे पास एक्सेलरेशन है 1, इसका मतलब ये एक्स में भी 1 है, वाई में भी 1 है और जेड में भी 1 है, हर जगह 1 1 1। तो यहां से m इक्वल्स टू कितना आ गया, ये m मल्टीप्लाई हो गया 1 से 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 8k कैप, सॉरी 8 नहीं 10 था, 10k कैप। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यहां के लिए क्या करना पड़ता है हमें सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी होती है कि ये जो मास है, मास वेक्टर में आ सकता है क्या, नहीं, मास तो वेक्टर में नहीं आएगा। तो हमें इसका मॉड निकालना पड़ेगा, हमें इसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा, हमें इसका एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। सब एक ही बात है, मॉडुलस मॉड एम्पलीट्यूड सारे एक ही बात है। तो इसका मॉडुलस निकालेंगे तो वो क्या आता है अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, आई का, जे का और के का। जैसे हमारे पास एक वेक्टर दिखा हो, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और हमें बोला कि इसका मॉडुलस या फिर इसका एम्पलीट्यूड निकालो। तो निकालते कैसे हैं, ये फॉर्मूला आपको आता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बस ऐसे कर देना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 6 6 का 36, 8 8 64 और 10 10 की 100। तो ये 100 100 200 अंडर रूट 200 kg। ठीक है, 36 और 64 200 हो जाएगा, 100 हो जाएगा और वो 100। तो यहां पर हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो 100 में हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 2, एक मिनट, अंडर रूट 200 आ गया। तो हाँ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 2, 100 इंटू 2, और ये जो अंडर रूट है ये स्प्लिट हो जाता है दोनों में, मल्टीप्लाई में ये स्प्लिट हो जाता है, अंडर रूट 100 इंटू अंडर रूट 2 kg, और यहां से अंडर रूट 100 कितना आ जाएगा 10, तो यह आ जाएगा 10 रूट 2 kg, 10 रूट 2 kg। तो यहां पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला, स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर स्क्वायर नहीं, यहाँ पर रूट होगा। ठीक है, 10 रूट 2 kg। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one among the following happens when a swing rises to certain height from its rest position? अच्छा, rises, अच्छा यहां पर क्या बोला है, क्या होता है जब एक स्विंग यानी एक झूला ऊपर की तरफ राइज करता है और ऊपर की तरफ पहुंच के वो यहां तक पहुंच जाएगा, पेंडुलम की तरह लग रहा है, वैसे है स्विंग, ये स्विंग यानी झूला है, ऊपर की तरफ पहुंचेगा तो क्या क्या चेंज होता है, हमने फोर्स लगाई इस पे, हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स किसमें चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी में, मतलब फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर आने लगती है। कुछ टाइम बाद ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, स्पीड कम होने का क्या रीजन है, काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है। जो हमने फोर्स लगाया है उस फोर्स को अपोज करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है नीचे की तरफ, तो जब हमने फोर्स लगाया तो वो धीरे धीरे फोर्स कम होने लगती है और काइनेटिक एनर्जी भी कम होने लगती है। तो जब ये वहां तक पहुंचता है, यहां तक पहुंचने के बाद, यहां पर पहुंचने के बाद क्या चेंज हो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि हम उसको सर्टेन हाइट तक पहुंचा चुके हैं और धीरे धीरे वो पहुंच रहा था, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही थी और हमने धक्का लगाया था, वो धक्का धीरे धीरे कम होने लगता है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, राइज के लिए ये बात है। फॉल के लिए होगा तो जैसे झूला है, इसको यहां पर झूल के यहां पर आना है, तो यहां पर क्या हो रहा है, जब ये पीछे की तरफ आएगा तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज होने लगेगी, काइनेटिक एनर्जी में। यहां से क्या हो रहा है, ये हो रहा है राइज, और यहां पर क्या हो रहा है, फॉल। ठीक है, फॉल में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने लगे, डिक्रीज होने लगेगी और काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है, तो यहां पर कौन सा आंसर हमारा सही होगा, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस व्हाइल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, नहीं, ये डाउन में होता है, इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस व्हाइल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, ये नहीं होगा, बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन, अ डीप सी डाइवर may hurt his ear drum during because, तो उसका रीजन क्या होता है, जब एक डाइवर होता है वो समुद्र के बिल्कुल नीचे चला जाता है, बिल्कुल यहां पर, तो यहां पर क्या होता है कि जिसकी वजह से उसके एयर ड्रम कभी कभी फट जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई वाटर प्रेशर, ऑल ऑफ दिस। तो देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से तो नहीं हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर ये लेके चलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब यहां पर एटमॉस्फेयर तो है नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बस यहां तक लगता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास है हाई वाटर प्रेशर। तो हम मतलब बायंसी के बारे में आपने सुना होगा, बायंसी फोर्स क्या होता है कि, अच्छा एक मिनट, बायंसी फोर्स तो ऊपर की तरफ लगता है, वाटर भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारे ऊपर जब हम और डीप जाते रहते हैं समुद्र में। तो समुद्र में जब हम जितने नीचे, जितनी हाइट में हम जाते रहते हैं उतना प्रेशर बढ़ता रहता है, तो उतना वाटर प्रेशर इंक्रीज होता रहता है। तो ये किसकी वजह से होता है, हाई वाटर प्रेशर की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये एक बार ट्राई कर लीजिए, अ ब्रास बॉल इज टाइड टू अ थिन वायर एंड स्विंग सो एज द मूव यूनिफॉर्मली इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। अच्छा ठीक है, मतलब एक ब्रास बॉल को धागे से बांधा और इसको घुमा दिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इसको घुमा दिया है। Which of the following statement in this are true? तो इसमें से कौन सी चीज सही होगी हमें बताना है। The ball moves with constant velocity, तो constant velocity तो नहीं होती यहाँ पर constant, क्योंकि डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, तो ये वाली बात गलत है।
द बॉल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड से घूम सकता है, स्पीड हो सकती है कांस्टेंट। द बॉल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, अ बॉल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और चौथा भी पढ़ लेते हैं, क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो हमारा द बॉल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी, फिर सॉरी, तब हमारी स्पीड चेंज नहीं होगी। तो यहां पर जब ये घूमता है तो बहुत सारे एक्सेलरेशन काम करते हैं। एक तो क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और दूसरा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। जब डायरेक्शन में चेंज होता है, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो ये वेलोसिटी में चेंज है। जब डायरेक्शन की चेंज की वजह से जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है, डायरेक्शन चेंज की वजह से, डायरेक्शन चेंज की वजह से क्या आता है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, AC। और एंगुलर एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है, मैग्नीट्यूड चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज की वजह से हमारा कौन सा एक्सेलरेशन आ जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं अल्फा। ठीक है, एक तो डायरेक्शन में चेंज की वजह से आता है AC, तो ये तो होगा, ये तो चेंज होगा। मैग्नीट्यूड की चेंज की वजह से क्या आता है, अल्फा। द बॉल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से घूमेगी क्या बॉल, तो यहां पर डायरेक्शन मूव हो रही है, सॉरी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, क्योंकि AC चेंज होगा बार बार। यहां पर जब भी हम बात करते हैं तो ये यही वाला होता है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की बात होती है, क्योंकि हम घुमा रहे हैं उसको, तो घुमाने की वजह से एक फोर्स एक्सर्ट होती है सेंटर की तरफ, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और इसकी वजह से डायरेक्शन चेंज होती है तो इसी को सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ज्यादा कंफ्यूज आपको नहीं होना है। मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर आता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज कांस्टेंट, तो बस यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, मैंने क्या बोला, बस यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो वो कांस्टेंट नहीं है। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज कांस्टेंट, अगर हमने बोल दिया स्पीड कांस्टेंट तो इसके बाद बॉल का जो एक्सेलरेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 and 4, 2 and 4 ओनली, 2 and 4 ओनली। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अ मैन इज सिटिंग इन अ ट्रेन विच इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अब ये यहां पर क्या आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी यहां पर आ गई। तो यहां पर क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है और उसमें हम बैठे हैं और ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, इज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने इसको बोल दिया A और इसको बोल दिया T, ट्रेन को हमने T बोल दिया, इस इंसान को हमने क्या बोल दिया, A। तो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है VA वेक्टर माइनस VT वेक्टर, और ये जो हम निकालते हैं ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब एक ग्राउंड में एक इंसान खड़ा होगा, उसको जो स्पीड दिख रही होगी, ग्राउंड पर एक इंसान खड़ा होगा, उसको जो स्पीड दिख रही होगी हम उसको यहां पर लिख लेंगे और डायरेक्शन के साथ उसको लिखेंगे। किसके साथ, डायरेक्शन के साथ। हमें यहां पर एक पॉजिटिव डायरेक्शन बना देनी है, तो हमने ये पॉजिटिव डायरेक्शन बना ली। हम उल्टी डायरेक्शन भी पॉजिटिव बना सकते हैं, हमने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव बना दी। इसके बाद क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ, और फॉर्मूला ये है, जैसे हमें क्या पूछा था, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन पूछा था, या फिर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ए भी पूछ सकते थे, तब फॉर्मूला VT माइनस VA हो जाता है। यहां पर VAT है तो यहां पर VA माइनस VT हो गया।
ठीक है। तो यहाँ पर VAG क्या हो जाएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए हमें कैसा दिखेगा, जैसे हम रुके हैं ट्रेन में, कोई आदमी चल रहा है तो हमें आदमी की स्पीड भी वही दिखेगी जो कि ट्रेन की है। तो क्या हो जाएगा वो 60 किलोमीटर पर आवर। और प्लस या माइनस, प्लस ही लिखना पड़ेगा क्योंकि उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर बीच में है माइनस, ये फॉर्मूले में माइनस है, ठीक है, ये फॉर्मूले में माइनस है। इसके बाद आता है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ट्रेन की स्पीड हमें ग्राउंड से कितने दिखेगी, जितना उस इंसान की दिख रही थी, ट्रेन की भी उतनी है, इंसान की भी उतनी है। तो कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर विदाउट एनी चेंज इन साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। 60 माइनस 60 कितना आ गया 0। तो VAT कितना हो जाएगा 0। अब ये तो फॉर्मूले से आ गया, हम खुद भी फील कर सकते हैं जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं तो हमें ट्रेन के रिस्पेक्ट में अगर कोई आदमी बैठा है, सॉरी ट्रेन नहीं, उसी गाड़ी में कोई दूसरा आदमी बैठा है तो हमको कैसा दिखता है, रेस्ट पे दिखता है। तो ये जो रेस्ट पर दिख रहा है ये हमें किस तरह से दिख रहा है, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट से हम ऐसे देखेंगे कि वो 0 वेलोसिटी पर है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और इसका आंसर क्या हो जाएगा D। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ। यहां पर क्या बोल रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि हमारे पास ये दो पार्टिकल थे, ये v वेलोसिटी से जा रहा था पहले और ये u वेलोसिटी से, और इनके बीच में कोलिजन हो गया। कोलिजन के बाद ये इस तरफ चला गया, ये इस तरफ चला गया और इनकी वेलोसिटी हो गई अब v1 और इसकी u1। तो हम इसको किससे समझ सकते हैं, एक तो हमारे पास फॉर्मूला था m1v1 प्लस m2v2 है ना। अगर इसका मास m1 है, इसका m2 है और इनकी वेलोसिटीज हमने क्या ली थी, m1v प्लस m2u इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2u1। तो ये हमें कहां से पता चलता है, तो ये कौन सा लॉ था, इसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ से तो नहीं पता करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ओनली, तो सिर्फ इसी से नहीं करते, वहां पर मोमेंटम की बात तो होती है, मोमेंटम की बात तो होती है, ठीक है। बोथ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ भी यहां पर वैलिड होता है। देखो मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। ये हमें कौन बोलता है, the rate of change in momentum is proportional to force, the force is proportional to change in the rate of change in momentum। ये हमें कौन बोलता है, सेकंड मोशन, सेकंड लॉज ऑफ मोशन ये हमें बोलता है, ठीक है। थर्ड लॉ क्या बोलता है, एक्शन रिएक्शन, मतलब जितना एक्शन होगा देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन भी यहां पर हो रहा है, एक्शन रिएक्शन भी यहां पर हो रहा है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यहां पर हो रहा है। और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ, सॉरी डी वाला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी की तो कोई बात है नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मोमेंटम की भी बात हो रही है और एक्शन रिएक्शन की भी बात हो रही है। टकराने के बाद जो फोर्स लगती है दोनों पर, वो टकराते टाइम जो लगा और जो बाहर की तरफ गया, वो दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a body has a free fall from a height of 20 meter after falling through a distance of 5 meter, the body would lose 1/4 of its total energy, lose 1/4 of its potential energy, gain 1/4 of its potential energy, gain 3/4 of its total energy। अच्छा, तो एक पार्टिकल है, या सॉरी एक हमारे पास बॉडी है, अरे चल रहा भाई, एक बॉडी है और वो कितने मीटर पर रखी है, 20 मीटर पर, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या हो गया, ये 5 मीटर नीचे आ गई, 5 मीटर नीचे आ गई, तो अब कितने हाइट पर रखी है, 15 मीटर पर। हाइट में रहने की वजह से कौन सी एनर्जी
बनती है। कौन सी एनर्जी होती है जो मतलब हाइट पे रखने पर बढ़ सकती है या घट सकती है? तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। तो एक बार पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल निकाल लेते हैं। इनिशियली कितना है? 20 मीटर पे था। तो m कितना है? मास गिवन है क्या? नहीं, मास गिवन नहीं है। ठीक है, m g भी ऐसे लिख लेते हैं। h कितना है? 20। तो पहले इतनी हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये कितनी है? mg, और h कितना है? 15। ठीक है, तो यहां पर हमें बताना है कि कितना चेंज आया। A body has a free fall from a height of 20 meter after falling through a distance of 5 meter the body would। अच्छा, तो अब हमें बताना है कि कितना चेंज हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल अपॉन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कर देते हैं, हमें पता चल जाएगा कितना डिक्रीज हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है? mg into h, distance of falling through a distance of 5 meter after falling through a distance of 5 meter the body would। अच्छा नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर ये कितना था? 5 मीटर, मतलब ये गिरकर अब कितना बच चुका है? 5 मीटर बच चुका है हाइट नीचे से। तो यहाँ से 15 नहीं होगा, ये हो जाएगा 5। यही बोला है ना? A body has a free fall from a height of 20 meter after falling through a distance of 5 meter the body would। हाँ, तो 5 मीटर तक पहुंच चुकी है, ये बोला है उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? mg इंटू 5। तो ये mg कैंसिल, gg भी कैंसिल, तो कितना गया? 5 4 जार। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू कितना आ गया? 4। तो बोला है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी गुना कम हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल अगर हम निकालना चाहें तो कैसे आएगा? हमको इसको इधर भेजना है, तो ये 4 नीचे आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल अपॉन में 4, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना हो गया? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल अपॉन में 4। इसका मतलब 1/4 टाइम डिक्रीज हो गई। ठीक है, फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी है 1/4 टाइम डिक्रीज हो गई। तो लूज 1/4 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लूज 1/4 ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी की यहां पर बात ही नहीं की है। हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी आती है? बस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है 16th क्वेश्चन, 16 नहीं शायद 15 क्वेश्चन होगा ये। टू बॉडीज A and B are moving with equal velocities. The mass of B is double that of A in the context. Which one of the following statement is correct? अच्छा, हमारे पास टू बॉडीज A and B are moving with equal velocities, A और B है। ये हमारे पास A है, ये B है, ये इक्वल वेलोसिटी से जा रही है। मान लेते हैं V और V। The mass of B is double of, अच्छा, the mass of B is double of A। तो इसका मास अगर m है तो इसका मास क्या हो जाएगा? 2m। The mass of B is double of A। ठीक है, in this context which one of the following statement is correct? अच्छा, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। मोमेंटम ऑफ B will be double that of A। तो एक बार चेक कर लेते हैं, इनका मोमेंटम निकाल लेते हैं। इसका मोमेंटम क्या आएगा? m इंटू वी। ए वाली बॉडी का मोमेंटम क्या आएगा? m इंटू वी, और बी वाली बॉडी का मोमेंटम क्या आ जाएगा? 2mv। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है? मोमेंटम ऑफ B विल बी डबल ऑफ दैट B। हाँ, तो सही बात बोली। तो मोमेंटम ऑफ B किसके बराबर है? जब हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे मोमेंटम ऑफ A में, मोमेंटम ऑफ B इज इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ मोमेंटम ऑफ A। तो हमारा जो पहला आंसर ही है वो सही हो जाएगा। दूसरे क्या? मोमेंटम ऑफ A विल बी डबल ऑफ दैट B, नहीं, A का मोमेंटम कम है। मोमेंटम ऑफ B विल बी 4, नहीं। मोमेंटम ऑफ बोथ A एंड B विल बी इक्वल, नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन इज गिवन बाय where m stands for meter and second
एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। अच्छा, तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, ये बोला है यहाँ पे इन्होंने। तो 1 न्यूटन, एक बार फोर्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए हम केजी लिख सकते हैं और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी, हाँ, तो यहां से सही मुझे कौन सा लग रहा है, ये बी वाला। बी वाला क्या है, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां हमें किससे निकालना पड़ेगा, फॉर्मूले से। तो यहां से 1 न्यूटन है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हम अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, एक बार आप भी ट्राई करते रहना जितने भी क्वेश्चन हमने करे। अ रेसिंग कार accelerates on a straight road from rest to a speed of 50 meter per second in 25 seconds. Assuming uniform acceleration of the car throughout, the distance covered in this time will be. अच्छा, तो एक कार है हमारे पास जिसने 0 से स्टार्ट करी अपनी वेलोसिटी। रेसिंग कार accelerates on a straight road from rest to speed of 50 मीटर पर सेकेंड in 25 सेकेंड। तो 0 से 50 मीटर पर सेकेंड, 0 से 50 मीटर पर सेकेंड, ये कितने सेकंड में हो गया, 25 सेकंड में। 25 सेकंड में कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड 25 सेकंड में इसने अचीव कर दिया। अज्यूमिंग दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द कार थ्रू आउट, और क्या बोला है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है पूरी जर्नी में। द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम विल बी, अज्यूमिंग, ठीक है, ऑफ द कार, अज्यूमिंग द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम विल बी। अच्छा, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी कवर हुई, हमें ये पूछा है। यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या कवर हो गई, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम। पर स्पीड हमें नहीं पता है ना, हमें स्पीड नहीं पता, हमें यहां से यहां तक ये पूरी स्पीड चेंज हो रही थी, हम इसमें से कोई एक रख ही नहीं सकते। तो एक बार जरा एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम। तो चेंज कितना आ गया, 0 से 50, मतलब 50 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड, ऐसा लिख सकते हैं। v माइनस यू अपॉन में t, t कितना है 25, तो ये कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है। एक्सेलरेशन हमें पता है, टाइम हमें पता है, तो v निकल जाएगा। अब हमें स्पीड निकालनी, तो v इक्वल्स टू u प्लस at कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगाई, तो v इक्वल्स टू u कितना बोल रहा था, ये 0 था u, तो रेस्ट से बोला ना, प्लस a कितना है 2 और टाइम कितना है 25। तो यहां से वेलोसिटी कितनी आ गई, अच्छा ये फाइनल वेलोसिटी है 50 आएगी फिर तो, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और कांस्टेंट, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है, तो थ्रू आउट द जर्नी, मतलब 25 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर कर ली। तो यहां से स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना है, टाइम है 25, तो 25 पंजे 125 मीटर, तो 1250 मीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी के क्वेश्चन हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।